ये 7वीं क्लास की जो किताब है, इसमें इन्होंने एक जगह पे कुतुब मीनार की फोटो डाली है और उसमें साथ में बताया है कि ये जो मीनार है दिस वाज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स, जिसमें एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का और दूसरा है इल्तुतमिश का। जी। तो मैंने इनसे यही पूछा था आरटीआई के माध्यम से, मैंने कहा कि आप ये बताइए कि ये जो आप यहाँ पर ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर है, कि कहाँ पर ये लिखा है वो हमें शेयर करें। और उसने कहा था कि इसको डालना है वो हमारे साथ शेयर करें। वो आप आरटी एप्लीकेशन देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ये रहा, ये पेज नंबर 36 है इसका। इसमें ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कॉर्नर पर, द मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। अब इसमें मैं तो ओपन माइंड से डाला था कि अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो हमें मिलेंगे। जितना मैंने मुस्लिम इतिहासकारों की लिखी किताबों को स्टडी किया है, उसमें मुझे इसके रेफरेंस इनडायरेक्ट तो मिले हैं, लेकिन आप इसे ऐसे समझ के देखिए। तो मैंने इनसे आरटीए डाल के केवल ये मांगा था कि इसके जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि इन सुल्तानों ने ये मीनार बनाई थी, वो हमें प्रोवाइड किया जाए, उसकी कॉपी और उसकी ट्रांसलेशन, और ऐसे 2-3 चीजें मैंने और मांगी थी कि जो फाइल नोटिंग्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें। जी। तो उत्तर ये आया कि हमारे पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। वाह। जी। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है इनके पास। अच्छा, जब मैंने ये हिस्ट्री बुक्स पढ़नी शुरू की थी तो मुझे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। तब आप इसे ऐसे सोच के देखिए कि आपको इतना बड़ा ढांचा अगर बनाना है तो आप जरूर किसी ना किसी से कंसल्ट करेंगे, कोई इस तरह का आर्किटेक्ट होगा जो ये बनाएगा। तो उसके लिए बहुत गहरी नींव खोदनी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आपके पास ऐसा आर्किटेक्ट, ऐसा वास्तुकार होना चाहिए। जहां से ये आ रहे हैं वहां पर तो ऐसी कोई मीनारें हैं नहीं है। तो यहाँ आते ही इनको एकदम से ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाता है कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, और फट से बना भी लेते हैं उसे। और फिर वो भी कि अब जब हम वहां जाते हैं कुतुब मीनार देखने, तो वहां पर स्पेशली लिखा हुआ है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों का को तोड़कर उनके मटेरियल से बनाई गई है। जी। अब अगर 27 हिंदू और जैन मंदिर थे तो उन्होंने क्या बीच में इतनी जगह खाली छोड़ रखी जानबूझ के कि आप आएंगे और यहाँ पे मीनार बनाएंगे? तो कोई भी सेंस नहीं बनती इसकी। बिल्कुल। हो सकता है कि मैं कल इसमें गलत प्रूव हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। जी। एक जो मुझे इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है वो मिलता है इब्न बतूता का, हम्म। जो इस सो कॉल्ड मीनार के बनने के कोई 1 सेंचुरी बाद आता है। जी। वो भी ये बताता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने बनाई थी। हम्म। तो आप ऑथेंटिक नहीं मान सकते। हम्म। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन अब जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो क्या कहता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये केवल जी। मेरी थ्योरी में इसको फैक्ट नहीं कह रहा हूँ अभी। हम्म। आज कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हैं, हम्म। लेकिन जब मैं छोटा था हम सुनते थे कि 7 मंजिलें होती थी, 2 गिर चुकी हैं। जी। 7 मंजिलें जो हैं वो 7 दिनों को डिनोट कर सकती हैं। बिल्कुल। फिर जो कुतुब मीनार के आसपास जो उन्हें फ्रेज बैंड्स बोलते हैं या फ्री बैंड्स बोलते हैं, वो 24 हैं, जो जी। 24 घंटों को डिनोट करते हैं। हम्म। 27 मंदिर जो तोड़े गए हैं वो 27 नक्षत्रों को डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि वो कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो सकती है। यस। और वो है मेहरावली में, मेहरौली में। जी। मेहरावली वराह मिहिर जहां पे थे तो उससे हम्म। उसका नाम मेहरौली पड़ा है। जी। वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर थे अच्छे। हम्म। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। हम्म। फिर 1984 में जब जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कुतुब मीनार में कुछ रिपेयर्स कर रहा था, हम्म। तो उन दिनों अरुण शोरी इंडियन एक्सप्रेस के या टाइम, मुझे अखबार ध्यान में नहीं है, मेरा ख्याल इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर होते थे उन दिनों। हम्म। तो वहां पे पता चला कि जब ये कोई दीवार का हिस्सा रिपेयर की जा रही थी, तो वो जो ईंटें वो गिरी तो उनके पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। अच्छा। ये अखबार में छपा 1984 में। हम्म। उसके बाद कुछ हंगामा हुआ इसके बारे में, तो उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन ये चीजें आपको बताती हैं कि इस जिसे कुतुब मीनार को ये बताया जा रहा है कि इन आक्रांताओं ने बनाया था, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो क्या है उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरा हम्म। मानना काफी सारे जो फोटोज हैं जिनमें कि देखा गया है कि उसमें हाथी बने हुए हैं या फिर उसमें कमल है, और जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जो चिन्ह हैं उसमें काफी जगह पे वैसे मिलते हैं, जिससे कि पता लगता है कि किसी प्रकार के मलबे को भी यहाँ पर जुटाया गया, जोड़ तोड़ करके वो जो पूरा ढांचा है और वो जो बनाए गए चबूतरे हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें लगाई गई हैं। खासतौर पे जो चलने वाली जगह है जहाँ पर पैर रखा जाए, वहां उन अधिकतर मूर्तियों का प्रयोग किया गया है ताकि लोग चल करके वहां तक आए। वो तो आपको पता ही है कि जो बुद्ध शिकन है
तो वो अपमान करने के लिए उन मूर्तियों को क्या करते थे, वो रास्ते में लगाते थे जहां पे पैर रखा जाए। तो अंतिम बात फिर यही आती है कि ये जहर जो है वो सबके जहन में घुसाने के लिए, और वो भी एक जो एकदम कोमल मस्तिष्क होता है, जो एकदम स्टार्टिंग लेवल होता है, जब बच्चा सीख रहा होता है, उस समय से डालने के ये सारे प्रयास हुए हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई भी आकर के किसी प्रकार की कोई हिस्ट्री मैनिपुलेटेड, या फिर कहें कि अपने मन से लिख दिया कि इसने ये बनवाया, उसने वो बनवाया, और उसको आप मतलब सिलेबस में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है भारतवर्ष के लिए, इतने बड़े देश के लिए, इतने बड़े लोकतंत्र के लिए, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा हैं, जहाँ सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं। इतने बच्चे हमारे देश के अंदर है कि किसी किसी देश की पूरी आबादी भी नहीं होती है इतनी। और उन सब बच्चों को ब्रेन वॉश आप कर रहे हैं, और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ में आप संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हमने एक हर्फ तक हमने उसमें बदला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इतनी उम्मीद के बाद अगर इस सरकार को लाया गया, और वो 6 साल के अंदर भी हमारे महापुरुषों को वो न्याय ना दिला सकी, हमारे इतिहास को यदि वो न्याय ना दिला सके, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं, और जो वो माता पिता जो बड़े गौरव के साथ में अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजते हैं, और वो माता पिता जो बहुत प्रेशर दे के अपने बच्चों को कि मार्क्स तुम्हें 99 प्लस लाने हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों के ऊपर मतलब एक तरीके से जो एक मैंने देखा है मुसलमान कहते हैं कि लानत है। तो ये बड़ी लानत की बात है, मतलब कि हमारे सब कुछ जानते हुए, इतना सब कुछ पहचानते हुए, फिर भी लोगों, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते भी हैं, वो लोग भी अपने बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं। जबकि राजीव भाई दीक्षित एक बार उनको मैंने एक स्पीच सुना था कि अगर आपके बच्चे के 40% मार्क्स आए हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे का दिमाग खराब होना 60% बच गया है। 40% ही खराब हुआ है। जिसके बच्चे का 99% मार्क्स आए हैं, समझ लो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है। क्योंकि वो जानते थे कि वो ये जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो बहुत गलत तरीके से वामपंथी इतिहासकारों ने लिखी हैं, और इसको घुसाया गया कांग्रेस के द्वारा बहुत गलत तरीके से। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से हम आज बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो सब्जियां हैं वो कैंसरस हैं, और फ्यूचर में वो धीरे धीरे हम सबको कैंसर हो जाएगा जितने भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। तो वो एक अलग कैंसर है। कहते हैं कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जो धीरे धीरे आपकी सांस के माध्यम से जाता है, और वो आपको एक दिन बीमार कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन उससे भी बड़ा एक कैंसर है, जो आप अगर हिमालय की गोद में भी जाके बैठ जाएंगे, तो आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा वायरस, एक ऐसा कैंसर है जो वहां पे भी जिंदा रहेगा। जब आप जैविक भोजन कर रहे होंगे, जब आप एकदम खुली हवा में सांस ले रहे होंगे, फर्स्ट हैंड ऑक्सीजन ले रहे होंगे, तब भी आपके दिमाग के अंदर एक कैंसर रहेगा। वो जो आपको बताएगा कि भारत कुछ नहीं था, वो जो बताएगा कि यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस बहुत थे। तो क्योंकि आप अभी औरंगजेब के बारे में बात करें, तो मैं मध्ययुगीन उसमें ही रेफरेंस लेता हूँ। ये केवल औरंगजेब का नहीं है, जितने भी ये विदेशी आक्रांता थे, वो आप मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करके टीपू सुल्तान तक चले जाइए, और उधर वास्को डेगामा से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी 4 ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी, उन सबको मिला लीजिए। तो यहाँ पर मध्ययुगीन इतिहास में जो इनका टेक्निक है, जो इनकी स्ट्रैटेजी है, वो है कि उनके जितने अत्याचार हैं उनके बारे में चुप हो जाओ, और जहाँ चुप नहीं हो सकते वहाँ पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो। ये ना एक सेल्समैन की टेक्निक होती है। उसमें कहा जाता है कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सामने वाला किसी और चीज़ पे अड़ा हुआ है, तो आप उसको कंफ्यूज कर दीजिए जी। तो ये औरंगजेब के मामले में, केवल औरंगजेब नहीं, मुगलों के मामले में इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। और जो आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण करवाया, बल्कि उसमें जो शब्द लिखा है वो प्रोटेक्टेड लिखा है, प्रोटेक्ट। तो जब प्रोटेक्टेड की बात आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि भाई वो प्रोटेक्शन किस से कर रहे थे। जी कि जो बिल्कुल। यहाँ के सनातन धर्मी है वो तो तोड़ने वाले नहीं थे, तो हम्म, किससे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो वहीं पे इनकी गेम एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि अ, हम जब इतिहास देखना शुरू करते हैं, मेरा सारे दर्शकों से भी ये निवेदन है कि एनसीईआरटी पे कभी भरोसा मत करें, और हमेशा प्राइमरी सोर्सेज पे जाएं कि प्राइमरी सोर्स जो बिल्कुल प्रमाणिक उनके स्रोत हैं वो क्या कहते हैं। जी।
तो औरंगजेब के विषय में अगर आपको जानना है तो उसके समय में जो आज हम शब्द अखबार यूज करते हैं न्यूज़पेपर के लिए, खबर के लिए, वो उस समय से चला आ रहा है। बल्कि उसके दादा ने, अकबर ने ये सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि जितने सूबे हैं वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया जिन्हें वाकया नवीस कहा जाता था। अच्छा। कि जो भी इंपॉर्टेंट घटना घटेगी, जो वाकया होगा, वो उसको लिख लेंगे। और हर हफ्ते बाद या हर 15 दिन बाद बांस की या बैम्बू की एक नली होती थी, उसके अंदर वो वाकई कागज लिख के उसके अंदर डाल के वाकया नवीस भेजता था। और हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद ये सारे सभी सूबों से दिल्ली में, राजधानी में इकट्ठे किए जाते थे जी। तो औरंगजेब के समय के जो अखबारात हैं वो मूल तो उनका दूसरी भाषाओं में है, पर्शियन में है स्पेशली, तो उनका ट्रांसलेशन हमें अंग्रेजी में मिल जाता है। तो उनमें से जब हम देखते हैं तो औरंगजेब ने, जब वो गद्दी पर नहीं बैठा था, जब केवल उसे कहीं पे वाइसरॉय बना के भेजा था शाहजहां ने, तभी से उसने गुजरात के मंदिर तोड़ने, सबसे पहले उसने गुजरात के मंदिर तोड़ने शुरू किए थे। और गद्दी पर बैठने के बाद जो उसके अखबारात हैं वही हमें बताते हैं कि उसने किस तरह एक एक करके मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। और 1669 में तो उसने वो जो अपना फरमान जारी कर दिया था कि सारे राज्य में जितने मंदिर हैं उन सबको तोड़ डाला जाए। जी। और किसी भी अखबार में कहीं पे किसी को ग्रांट दिए जाने का एक रेफरेंस मुझे तो नहीं मिला, मैंने पढ़ने की कोशिश की है। तो एनसीईआरटी के पास अगर कोई ऐसी अखबार है तो वो तो वही बता पाएंगे। जी। तो यानी कि फिर ये कौन इतिहासकार है, मैं वही पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिनको सैकड़ों साल मरणोपरांत भी सुपारी देके और अपना इतना बखान लिखवाया जा रहा है और हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है? एनसीईआरटी में बैठे हैं, उनके नाम उन्होंने वैसे तो अपनी किताबों में दे रखे हैं। नीलाद्री भट्टाचार्य हैं, फरहत करके हैं कोई, तो नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है अभी उनके, लेकिन उस पे आपकी बात वैसे बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, देखिए अभी तक जो मैं भी गलती करता रहा हूँ कि जब हम किसी किताब की बात करते हैं तो हमें लेखक के ऊपर आक्षेप लगाना चाहिए, ना कि पब्लिशर के ऊपर। तो एनसीईआरटी तो एक संस्था है। अब संस्था का ना तो चेहरा होता है, ना कोई नाम तो होता है, लेकिन उस नाम से आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इन्होंने नाम दे रखे हैं। जैसे अभी मैं 7वीं क्लास की अगर उठा रहा हूँ तो चीफ एडवाइजर है नीलाद्री भट्टाचार्य, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, अब ये रिटायर हो गए। इनके बारे में मैं खास बात आपको बताता हूँ कि जब ये जिस मेरी पुस्तक आपने अभी दिखाई, ब्रेन वॉश रिपब्लिक, तो उसके लिए मुझे संस्कृत डिपार्टमेंट जेएनयू वालों ने एक वक्तव्य के लिए इनवाइट किया था। जी। तो उन्होंने इनवाइट किया था अगस्त के पहले हफ्ते में, जब संस्कृत दिवस मनाते हैं। और 31 जुलाई को ये जो सज्जन है नीलाद्री भट्टाचार्य, ये रिटायर हुए थे। तो मैंने निवेदन ये किया था संस्कृत डिपार्टमेंट को कि अब अगर इस पर चर्चा करनी, क्योंकि पैनल डिस्कशन रखा था, तो जो ये मुख्य व्यक्ति जो चीफ एडवाइजर है इसे सामने बुलाया जाए, ताकि अगर उनके पास, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उसको काट सकें। लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया था उस समय। तो ये इनका, आप इनका स्वभाव समझ सकते हैं उससे। फिर अनिल सेठी हैं, भैरवी प्रसाद हैं, फरहत हसन है, कुमकुम रॉय हैं, राजन गुरुकल हैं। और इनमें आप अगर ना कभी आप खोल के देखें, जो हमारा जो दूरदर्शन का एक चैनल आता है राज्यसभा टीवी, जिसे हामिद अंसारी, मतलब जिसे जो हामिद अंसारी कंट्रोल किया करते थे 10 साल तक यूपीए के काल में, हाँ जी, उनमें आपको ये इतिहासकार दिखेंगे। और वहां पर भी इसी तरह से इतिहास को घुमा फिरा के पेश किया गया है। वो पूरी सीरीज चली थी लोकसभा पे। तो मुझे लगता है कि इनका नाम लेकर इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। और ये तो कुछ नाम है जो आपको 7वीं क्लास के बता रहा हूँ, अदरवाइज काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें 25-30 ये लेखक हैं जिन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। और इनको यहाँ तक पहुंचाना, कि राइटर तो बहुत है, राइटर आप भी हैं, राइटर बहुत सारे हैं जो सही हिस्ट्री लिखते हैं और जिसके पक्ष में भी हैं, लेकिन उनको वहां तक ले जाना और उन्हीं की बुक्स को एनसीईआरटी में मान्यता दिलाना और उसको ही पढ़ने के लिए देना, ये भी तो, इसके लिए तो मतलब हमारी जो सरकारें रही हैं, जो वामपंथी जो राइटर्स रहे हैं उनकी भी, लेकिन जो सरकारें इनको पोषित करती हैं, जिनको पोषित करती रही हैं, जिन्होंने इनको स्टैब्लिश किया है और जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत स्टैब्लिश करते हुए ताकि बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा सके, तो ये भी तो एक मतलब एक बहुत गहरी चाल, मैं मानूंगा, राजनीति नहीं कह सकते इसको। हाँ, ये गहरी चाल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि 2004 में जब यूपीए 1 आई थी सरकार में, तो उससे पहले क्या हो रहा था कि ये कहा जा रहा था कि किताबों का भगवाकरण किया गया है।
उस समय मैं पॉलिटिकली बड़ा ही अनअवेयर होता था, बहुत मूर्ख होता था मैं, पॉलिटिक्स से मेरा कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन क्योंकि अखबार पढ़ता था तो मुझे हल्का-हल्का याद है कि ऐसे भगवाकरण के बहुत से आक्षेप लगते थे। तो फिर जब इन्होंने सबसे पहला एचआरडी मिनिस्टर बनाया था अर्जुन सिंह को, तो उसने कहा था कि इन किताबों का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, कि इनमें ज़हर भरा हुआ और हमने उस ज़हर को निकालना है। और जब ये सरकार बनी थी 24 घंटे के अंदर जो एजुकेशन सेक्रेटरी था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था, चेंज हो गया था वो। और मई में सरकार बनी थी, जुलाई में इन्होंने समिति का गठन कर दिया था। 2 महीने के अंदर गठन हो जाता है। 1 साल के अंदर सारी किताबें तैयार होकर, पब्लिश होकर बच्चों के बस्ते में चली जाती हैं। ये उनकी स्मार्टनेस है, ये उनका हार्ड वर्क है, इसका हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। जी। कि जब हम बात करते हैं ना कि देव असुर संग्राम चलता रहता है, सदा ही चलता है। जी। और ये जो असुर हैं, आप देखिए कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और कितने अलर्ट हैं, उन्हें पता है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है। जी। लेकिन उसका कंपैरिजन आप आज की सरकार के साथ करके देखिए, तो कहने को तथाकथित राष्ट्रवादी, देशभक्त, धर्म के प्रति जागरूक सरकार है। 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक किसी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और अब कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा जो इनको देखेगी। तो अभी और कितना प्रोसेस लंबा चलने वाला है वो हम नहीं जानते। तो उन्होंने जो आप बात करें ना कि पोषित किया है, उनके पास पूरा एक इकोसिस्टम है, जिसको उन्होंने 70 साल से पोषित करके इनको ऐसी जगहों में, ऐसी संस्थाओं में बिठाया है। मुझे बार-बार एक किसी हिंदी फ़िल्म का डायलॉग था कि कोने-कोने में छिपे बैठे हैं चूहे साले। तो साले तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जी। ये हर कोने में छिपे बैठे हैं इस तरह के लोग, हर जगह पे, हर संस्था में आपको दिखाई देंगे। और अभी एक जो इसमें नई एडिशन है, विदेशी यूनिवर्सिटियों के जो लेखक हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं, सर्टिफ़ाइड प्रोफ़ेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो हमारे देश में आते हैं और ये जो महिमा मंडन औरंगज़ेब का एनसीईआरटी कर रही है, वो भी वही काम कर रहे हैं। एक बहुत मशहूर इतिहासकार है, एक विदेशी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ आती है, उसने औरंगज़ेब पे स्पेशली एक किताब लिखी है जिसके माध्यम से वो यही नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, जिसे लोग गलत समझ रहे हैं। और उसके लिए उसका वक्तव्य देखें जो उसने दिल्ली में आके दिया, जिसे हमारे देश में वो आती है, क्लियरली ऐसा वक्तव्य देती है कि औरंगज़ेब के बारे में ये कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े। और फिर वो एक दूसरे विदेशी इतिहासकार का रेफरेंस देती है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 12 मंदिर तोड़वाए औरंगज़ेब ने। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च की हूँ, तो मैं कहती हूँ कि उसने 15 मंदिर तोड़े हैं। ये उसका क्लेम है। और फिर चलिए, अब पहले तो इसी को आप एग्जामिन करेंगे, तो ये जिन मैं अखबारात के आपसे रेफरेंस दे रहा हूँ, उन्हीं में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब उसने फरमान जारी किया, उसके बाद उसके पास अखबार आ रहे हैं कि हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने ये वाला मंदिर तोड़ा, हम यहाँ गए, हमने ये वाला मंदिर तोड़ा। फिर कई जगह पे ये आता है कि हमने वहाँ पर ये 3 मुख्य मंदिर तोड़े और साथ में ढेरों मंदिर तोड़े। कई जगह पे आता है। अब अगर आप इन ढेरों मंदिरों वाले रेफरेंस को छोड़ दें, तो भी जब आप उनकी गिनती करते हैं तो 200 से पार चली जाती है। लो, जो उनका खुद के अखबारात बता रहे हैं, उस टाइम की जो लिखा पड़ी है, वो खुद बता रही है कि 200 से ज्यादा मंदिर उसने उस टाइम पे तोड़वाए। हाँ, और यहाँ विदेशी, जिन्हें हम बोलते हैं कि वैसे तो हम गोरी चमड़ी के आज भी गुलाम हैं दिमागी रूप से, तो लेकिन कम से कम ऐसा होता था कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज थी, उनमें थोड़ी सी आंख की शर्म होती थी कि वो सच की बात करते थे। लेकिन अब वो आंख की शर्म भी उन्होंने खत्म कर दिया, पूरी बेशर्मी से आके इस तरह का वक्तव्य यहाँ देते हैं। और कई छोटी छोटी चीजें, मैं एक और पॉइंट इसमें आपको बताता हूँ। आज से लगभग 250 साल पहले 2 अंग्रेज इतिहासकार थे, हेनरी इलियट और उनका एक साथी था डाउसन। बहुत उच्चासीन पद पर थे ये अंग्रेजों के समय में। और इन्होंने क्या किया, जितनी मुसलमान या इस्लामिक शासन काल में उनके इतिहासकारों ने लिखा हुआ था, वो कुछ पर्शियन में था, कुछ चगतई में था, कुछ अरबी में था, अलग अलग भाषाओं में था, उनको ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में। केवल ट्रांसलेट करा के उसके 8 वॉल्यूम निकाले हैं, जिसे कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। अच्छा, और अब उसके जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे एक बहुत वृद्ध जानकार थे जिन्हें पर्शियन भी आती थी और उर्दू भी आती थी। तो उन्होंने चेक करके बताया कि ट्रांसलेशंस बिल्कुल ठीक हैं जो मैंने रेफरेंस यूज किए थे। अब उन्होंने अपने प्रीफेस में जो उनके वॉल्यूम से ये लिखा था कि ये ट्रांसलेट करने का हमारा उद्देश्य ये बताना है कि जो अंग्रेजी शासन है वो उतना बुरा नहीं है जितना हिंदुस्तान ने पहले फेस किया है।
अब इसमें वो अपनी ओर से हर राजा ऐसा, हर शासक ऐसा करने की कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो ये क्या करती है, जहां पे जाएगी ये बताएगी कि हेनरी एलियट और डॉसन की जो सीरीज है उनको लोग ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन उनके प्रीफेस में तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे। ठीक। अब जो आम व्यक्ति बैठा है वो इसकी चालबाजी नहीं समझता कि हाँ भाई जी। अगर उन्होंने कोई गलत ट्रांसलेशन किया तो आप बताओ कि ये एक्चुअल था और ये उन्होंने ट्रांसलेट किया है। बिल्कुल। उस पे कभी बात नहीं करती, केवल ये दो जुमले बोल के लोगों को, और लोग ताली बजाने के लिए इंप्रेस हो जाते हैं कि हाँ जी हाँ, ये ठीक है। बस बस बस। तो फैक्ट के ये ऊपर कोई जाना नहीं चाहता है, और क्योंकि राजनीति से लोग प्रेरित हैं, वोट बैंक की राजनीति है, तो तथाकथित लोकतंत्र है, तो इसलिए ये ना मतलब ये जो जुमला है ये बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वो तो भिड़ाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया, हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई। जब मुझे यहाँ पे एक चीज और याद आ रही है, जैसे कि आपने जावड़ेकर जी और इन सब का जिक्र भी किया, भाई 6 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया, बड़े ही गर्व के साथ खड़े होकर के ये मंत्री जी बोलते भी हैं कि हमने लेश मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं किया, जबकि आपने बताया कि अर्जुन सिंह आए और उन्होंने तुरंत ही उसका परिवर्तन भी किया। कांग्रेस सरकार जैसे ही राजस्थान में आती है तो पिछले सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। जहां पहले महाराणा प्रताप जी को महान बताया जा रहा था उसको हटा दिया जाता है, जो कि राजस्थान का इतना बड़ा गौरव है, और ऊपर फिर वही अकबर के महानता और ये सब चीज मुगलों की ये वो, तो इनका एक मतलब छोटा सा पीरियड को लेकर के इतना बखान करना। तो रीजन क्या है, मतलब अगर हम एक तरीके से समझे भी, तो कांग्रेस कोई मुगलों की बी पार्टी तो है नहीं। अगर हम बात करें सोनिया गांधी की, तो वो जो एक तरीके से जो कट्टर कैथोलिक विचारधारा की हैं, तो अगर मुगलों का इतना बखान किया जाना, मतलब अंग्रेजों का कर लेते तो चलता, पर मुगलों का इतना ज्यादा बखान करना, जितना उनका सब मुगलों का मिला करके है, उतना तो अकेले विजय नगर का राज्य था, शासनकाल रहा। और वहां की जो अभी फिलहाल भी अगर हम जाके देखें, खंडर में भी उतनी ज्यादा खूबसूरती है कि उतनी हमें यहाँ ताजमहल के अंदर खूबसूरती ना दिखाई दे। तो ये सारी चीजें हैं, इसका रीजन क्या है, मतलब एक कट्टर कैथोलिक महिला अगर इन सब चीजों को चेंज कराती भी है, तो वो मुगलों के पक्ष में क्यों कराना चाहती है, जो मान के चलें कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी लेके चलें, तो ये चाहते क्या है इन फ्यूचर 150 साल के बाद हमारी जो जनता है, हमारे जो बच्चे हैं, वो किस प्रकार का एक समाज बनाए, वैसी क्या आपको लगता है कि इनके पीछे सोच रही होगी? ये अपना बहुत एकदम पते का क्वेश्चन है ये, कि इसमें हम जहाँ गलती कर रहे हैं हम उसे समझ लें। जी। हम गलती में अभी भी ये बोलते थे कि यहाँ वामपंथियों का लिखा हुआ इतिहास है। तो वामपंथियों वाले एलिमेंट्स तो आपको ये जो अभी किताबें हैं इनमें मिलते ही हैं, लेकिन इसमें अब जो ये हिस्ट्री बुक्स अभी चल रही हैं हमारे देश में, ये मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो मिशनरीज हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इन किताबों में काफ़ी सारा फेरबदल किया हुआ है। हाँ जी। तो अब आते हैं उद्देश्य पे कि एक रोमन कैथोलिक महिला है वो ऐसा क्यों करती है। तो आप याद कीजिए कि जो वो हमारे तथाकथित प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है जी। वो सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कहा था उन्होंने। तो अब इसमें खेल क्या है कि जो जहां पर आम लोगों की सोच खत्म होती है वहां पर मिशनरी एजेंडा की सोच शुरू होती है। मिशनरी जमीन के नीचे अपना काम करते जा रहे हैं। जी। तो ये चीज हम अभी समझ नहीं पा रहे कि जो यूपीएस शासनकाल था 10 वर्ष का, उसमें हजारों करोड़ डॉलर्स हमारे देश में कन्वर्शन के लिए, और ये जो किताबें हैं ना, इनमें जो मैं मिशनरी एंगल की बात कर रहा हूँ कैसे है, कितनी स्मार्टली डाला है उसे समझ के देखिए। जी। हमारे देश में एक फ्रॉड किया जाता है कि किसी के साथ भी महात्मा शब्द ठोक दो तो लोग खुश हो जाते हैं कि महात्मा रहा होगा। बिल्कुल। तो इन महात्माओं ने बहुत सत्यानाश किया हमारा। जी। तो यहाँ एक हमारे 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें रेफरेंस आता है ज्योतिराव फूले का, उनको भी महात्मा कह के संबोधित किया जाता है। मैं एक मिनट किताब निकाल लूँ जरा, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है इनका सेकंड वॉल्यूम है 8वीं क्लास का जो अवर पास्ट है, उसका पेज नंबर 157 है। अब खेल इन्होंने कैसे खेला है कि समाज को जितना बांटोगे, जितना लड़ाओगे, उतना मिशनरी को फायदा होता है, उतना कन्वर्ट करना आसान होता है। जी। सिंपल सा रूल है कि घर अगर अशांत है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, तो पड़ोसी उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहो, दूसरा काम जातियों को लड़ाते रहो, मर्द को औरत से लड़ाते रहो कि मेल फीमेल बाइनरी बना दो। अब यहाँ पर 117 नंबर पेज पे मैं पढ़ता हूँ से, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स लोकल लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फूले। Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. On growing up,
he developed his own ideas about the injustices of caste society. He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. अभी 3 सेंटेंस मैंने आपके लिए पढ़े हैं। पहला कि ज्योतिराव फूले लीडर है लोअर कास्ट का। अगले पे आइए, वो पढ़ा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, तो क्रिश्चियन मिशनरी इतने अच्छे हैं कि उन लोअर कास्ट को जिनको ये सवर्ण पढ़ने नहीं देते थे उनके लिए इन्होंने पढ़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट किया। तीसरी लाइन, ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज। तो ये मिशनरी प्रोपेगेंडा नहीं है, उसका अपना आइडिया था कि जो कास्ट के कारण इनजस्टिस होता था समाज में, और इसके कारण ही उसने ये कहना शुरू किया कि जो ब्राह्मण है उनका क्लेम है कि हम आर्यंस हैं, जबकि ये गलत। तो आप केवल इन 3 सेंटेंस का अध्ययन करेंगे तो आपको सारा खेल इसमें समझ आ जाएगा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी यहाँ पुश कर लिया, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर दिया, बिल्कुल लोअर कास्ट अपर कास्ट का डिवाइड क्रिएट कर दिया, इनजस्टिस होता था लोअर कास्ट पे वो क्रिएट कर दिया, और उनको बचाने वाले उनके मसीहा बन के कौन आए? क्रिश्चियन मिशनरीज। बस ये खेल है इनका। और यही बात जब बच्चे के दिमाग में आती है तो आप और हम तो इसको समझ रहे हैं क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर यही बात जब एक छोटे बच्चे के दिमाग में आती है तो वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है। उसके दिमाग में सेट हो जाते हैं। अब 8वीं क्लास की किताब है, 14 वर्ष का बच्चा है, सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल एज है। उसे कहा जा रहा है कि तू नीची जाति का है। हमारे यहाँ सिस्टम भी बना देना, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, तो लेबल भी इस तरह के लगे हुए हैं। जब वो ये पढ़ेगा तो उसके मन में क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति सहानुभूति उठेगी और अपने समाज के प्रति वैमनस्य आएगा।